दोस्तों नमस्कार। बिहार पीसीएस की क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों आज हम बिहार पीसीएस के लिए जो क्विक रिवीजन की सीरीज है उसमें बिहार की कला एवं संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर बिहार पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। ये वीडियो बहुत छोटी है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार इसको बार बार दोहराइए। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप इन प्रश्नों की पीडीएफ भी ले सकते हैं आप और उसको बार बार दोहरा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधे प्रश्नों पे आ जाते हैं और आज की बिहार की कला एवं संस्कृति के जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया? अब देखिए, मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था? तो ऑप्शन है चैता, फाग, नचारी और उपर्युक्त सभी। तो देखिए नचारी जो है, नचारी राग का सृजन मैथिली कवि विद्यापति ने किया था, ठीक है ना। अब नचारी राग जो है देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यापति जी ने इसका सृजन किया और इसका उल्लेख मिलता है आईने अकबरी में। किसमें मिलता है इसका उल्लेख? आईने अकबरी में भी मिलता है। जो अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी, उसमें भी नचारी राग का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा कि नचारी राग का सृजन किया था कवि विद्यापति ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? आपको बताना है कि फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया। तो फाग राग का सृजन किया था महाराजा नवल किशोर सिंह ने। किसने किया था? महाराजा नवल किशोर सिंह ने फाग राग। अब देखिए फाग मतलब होता है, फगुआ कहा जाता है, जो होली में फाग या फगुआ के समय जो गाया जाता है उसे फाग राग कहते हैं। और इसका सृजन बेतिया के महाराज, कहाँ के थे ये? बेतिया राज थे, ठीक है ना। ये बेतिया के महाराज थे और इन्होंने ही, महाराजा नवल किशोर ने, बेतिया के जमींदार थे और महाराजा नवल किशोर ने ही फाग राग का सृजन किया था, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? आपको बताना है कि बिहार में लगनी, अब देखिए लगन, लगन भी कहते हैं, लगनी को लगन भी कहते हैं। शादी, जिसकी शादी हो जाती है उसे कहा जाता है, जिसकी मतलब शादी तय होती है तो उसे कहा जाता है इनकी लगन लगी है। तो लगन से संबंधित ही है लगनी राग। लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो देखिए विवाहोत्सव पर गाया जाता है। विवाह के समय गाया जाने वाला जो गाना है वह है लगन, लगनी राग। जो राग है वो लगनी राग कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए लगनी राग किसने इसका सृजन किया था? तो यह भी विद्यापति महोदय ने ही किया था। किसने किया था? महाकवि विद्यापति ने लगनी राग का सृजन किया था। किसने? महाकवि विद्यापति ने लगनी राग का सृजन किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऊपर हम बताए नचारी राग वो भी विद्यापति का है और लगनी राग यह भी विद्यापति ने ही इसका सृजन किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 2001 के भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? देखिए वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। देखिए एक प्रश्न और उसका उत्तर यही हो गया कि उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2001 में। ये इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2001 में सम्मानित किया गया, ठीक है ना। अब पूछा गया है कि उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका जन्म स्थान बिहार के डुमराव में है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, बिहार के डुमराव में उनका जन्म हुआ था और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वर्ष 2001 में। और ये किस मतलब कौन सा वादक यंत्र बजाते थे? वाद्य यंत्र। तो यह शहनाई वादन करते थे। क्या करते थे? शहनाई वादन करते थे। अब बिस्मिल्लाह खां की बात हुई है तो एक बात और बताइए, बिस्मिल्लाह खां किस घराने के वादक थे? तो अब ये थे बनारस घराने के, बनारस घराने के संगीतकार थे बिस्मिल्लाह खां, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, बनारस घराने से संबंधित थे। अब देखिए
इसमें कितने प्रश्न बन गए एक प्रश्न में? देखिए, सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया? तो वर्ष 2001 में दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये बिहार के डुमराव में इनका जन्म हुआ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो शहनाई वादन करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस घराने से संबंधित थे? तो बनारस घराने से संबंधित थे। तो बताइए 5 से 6 प्रश्न बन गए इससे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाह खां से ही संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई, अभी हमने ऊपर बता दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में प्रचलित संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है? तो बिहार में जो संगीत प्रचलित है उसमें कौन सा राग नहीं गाया जाता है, ये बताना है आपको। तो देखिए, लगनी ऊपर बताए, लगन के समय, शादी के समय गाया जाता है लगनी। फिर चैता, देखिए बिहार में जो है, जैसे चैता हो गया, चैत के महीने में गाया जाता है चैता, ठीक है। जब ये जो महीने हैं, जो फागुन महीना खत्म होता है तो फागुन महीना में फाग राग गाया जाता है। उसके बाद चैत आ जाता है, तो चैत राग में जो, चैत में जो है चैता गाया जाता है, ठीक है ना। नचारी, अभी आपको बताया विद्यापति जी ने नचारी राग का सृजन किया था, तो नचारी भी बिहार से संबंधित है। मल्हार, देखिए जो मल्हार राग है, मल्हार राग का सृजन किसने किया था? इसको किसने बनाया था? इसको तानसेन ने बनाया था। किसने? तानसेन, मियां तानसेन ने इसको बनाया था। तानसेन ने रचित किया था मल्हार राग को। और मल्हार राग जो है ये वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक प्रकार का राग है, ठीक है ना। तो मल्हार राग किसने रचा? तानसेन ने रचा। और मल्हार राग जो है ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है मल्हार राग, ठीक है ना। तो मल्हार बिहार से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। लगनी, चैता और नचारी ये सभी बिहार से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? आपको बताना है, संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? तो यह है पटना में, ठीक है। संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा कहाँ है? पटना में स्थित है। अब देखिए, यह एक सूफी संत थे, ठीक है ना, सूफी संत थे संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी। अब बताइए सूफी के किस संप्रदाय के थे? ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, चूंकि इनका मकबरा पटना में ही है और बिहार की राजधानी है पटना। सूफी संत हैं याहिया मनेरी, इनके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। यह जो है सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, ठीक है ना, सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी, इनका मकबरा है पटना में। या पूछ लेगा कि संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस संप्रदाय के थे? तो सुहरा संप्रदाय, सूफियों के सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष एवं यक्षणी की मूर्तियां किस कला से संबंधित है? तो आपको पता है कि बिहार में पटना सिटी के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष एवं यक्षणी की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है ना, और यह मौर्य काल से संबंधित है, ठीक। इन्हें, इसमें एक चामर धारणी यक्षिणी की मूर्ति मिली है जो ऐतिहासिक है, और उसने अपने हाथ में चामर लिया है। चामर एक जैसे पंखे की तरह डुलाया जाता था, उसमें पतले पतले रेसे निकले रहा करते थे। तो चामर लिए जो है एक यक्षिणी की मूर्ति भी मिली है और वो एक यक्ष की भी मूर्ति मिली है, और इन मूर्तियों को जो है कलकत्ता के संग्रहालय में रखा गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय में कलकत्ता के। और ये बहुत ऐतिहासिक मूर्तियां हैं, बहुत मतलब कला की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि की मूर्तियां हैं। तो बिहार के दीदारगंज यानी पटना सिटी के ही दीदारगंज में है ये मिली है, मौर्य काल से संबंधित मूर्तियां हैं, ठीक है ना, इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थंका चित्रकला क्या है? थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? सबसे पहले तो इसका नाम याद रखिए, थंका चित्रकला। थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? तो यह है बौद्ध संप्रदाय से, ठीक है ना। थंका चित्रकला जो है ये मूलतः है तिब्बती चित्रकला है, ठीक है ना। थंका जो है मूलतः तिब्बती चित्रकला है, लेकिन चूंकि बुद्ध के चित्रों के बारे में जो सबसे ज्यादा रिसर्च हुए, सबसे ज्यादा जो शुरुआत मानी जाती है वो बिहार क्षेत्र से ही मानी जाती है, इसलिए तिब्बती चित्रकला जो थंका है इसको भी बिहार से ही संबंधित मान लिया जाता है। और इसमें जो है 109 चित्र इसके बने हुए मिले हैं, जो पटना के बिहार के पटना संग्रहालय में स्थित हैं। थंका चित्रकला के 109 चित्र पाए गए हैं जो
पटना संग्रहालय में स्थित है बिहार के, ठीक है ना। तो याद रखिएगा थंका चित्रकला का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार आपको बताना है। देखिए पटना कलम के जो प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे वह थे सेवक राम, ठीक है। पटना कला के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार जो थे वो कौन थे, वो सेवक राम थे। अब देखिए पटना कला आई कहां से, इसकी शुरुआत कैसे होती है, संक्षिप्त में बता देता हूं। जैसे जब मुगल काल था तो मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष था। आपको पता है कि जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम स्थिति तक पहुंची, लेकिन जब मुगल काल का पतन होने लगा तो भाई वहां के राजा जब अपने खाने को नहीं है तो कौन उसमें चित्रकारों को और इनको वो रखता है। तो धीरे धीरे जो है मुगल पतन के साथ साथ जो है वहां से चित्रकारों का आदर खत्म हो गया। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो उन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है वहां से निकलना शुरू कर दिया मुगल प्रशासन से, और इधर उधर जाके बस गए। तो उसमें से कुछ लोग आए जो पटना में भी बस गए। पटना में आए जब बस गए तो इन्होंने जो है यहाँ एक नई शैली की शुरुआत की। हालांकि इस शैली की शुरुआत पहले हो चुकी थी। इसमें क्या होता था, वाटर कलर होता था, ठीक है, लिक्विड कलर जिसे कहते हैं। वाटर कलर पर आधारित एक चित्रकला थी, और जो ये कलम शैली थी इसमें क्या होता था कि आम लोगों और उनकी जिंदगी के संबंधित चित्र बनाए जाते थे। मुगल काल में क्या हुआ था कि सबसे पहले अकबर के समय में दो भाई थे, एक नौहर और एक मनोहर। नौहर और मनोहर ने अकबर के समय में इस प्रकार की चित्रकला की शुरुआत की थी, जिसमें वाटर कलर पर आधारित जो है सामान्य लोगों की जिंदगी और उनके मतलब जिंदगी से संबंधित चीजों को, पक्षों को का चित्र बनाया जाता था। तो नौहर और मनोहर जब इसका पतन हो गया, मुगल काल का जब पतन हो गया, तो नौहर और मनोहर के जो शिष्य थे इन्होंने जो है पटना में आकर शरण लिए, और पटना में आकर के इन्होंने ये पटना कलम शैली के नाम से एक शैली की शुरुआत की। जो मतलब पटना में आके इन्होंने जो चित्र बनाए उन्हें पटना कलम शैली का नाम दिया गया, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि पटना कलम शैली की जो मतलब विशेषता वो क्या है, इसमें विशेषता मैं बता देता हूं कि वाटर कलर पर आधारित पटना कलम शैली है, और आम लोगों और उनकी जिंदगी से संबंधित चित्र इसमें बनाए जाते हैं। मुगल काल के पतन के पश्चात जो चित्रकार थे वो मुगल दरबार से निकल करके पाटलिपुत्र में आके बसे 1760 के आसपास, जो अब पटना कहलाता है, और उन्होंने ही पटना कलम शैली का जो है की शुरुआत की। हालांकि इससे मिलती जुलती जो कला थी वो अकबर के समय में नौहर और मनोहर ने जो है इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। इनके शिष्य थे जो पटना में आकर बसे थे, और उन्होंने पटना कलम शैली को एक नया रूप दिया और आगे बढ़ाया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। पटना कलम शैली के संबंध में जितनी महत्वपूर्ण बातें थी उतना हमने आपको सब बता दिया, इंपॉर्टेंट है। पटना कलम शैली के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे, तो सेवक राम थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं। तो देखिए इनसे संबंधित जो चित्रकार हैं पटना कलम शैली से, हुलासलाल ये भी हैं, जयराम दास ये भी हैं, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद ये भी हैं, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है पटना कलम शैली से संबंधित है। हुलासलाल, जयराम दास, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद ये सभी पटना कलम शैली से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है, किससे संबंधित है। तो देखिए अभी हमने ऊपर बताया था कि जब मुगल काल का पतन हो गया तो वहां से चित्रकार मुगल दरबार से निकल करके इधर उधर जाके बसने लगे। उसी में कुछ चित्रकार पटना में आके बसे, तो पटना कलम शैली की शुरुआत हुई। तो यह परवर्ती मुगल काल है, ठीक है ना। मुगलों के पतन के समय परवर्ती मुगल काल में पटना कलम चित्रकला शैली का विकास होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं। अब देखिए मधुबनी की जो चित्रकला है इसको यूनेस्को ने भी अपने धरोहर में शामिल किया है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। खासकर बिहार पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए भी इसकी वैल्यू बहुत अधिक है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि मधुबनी जो चित्रकला शैली है इसका पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है, पहले तो ये जान लीजिए। तो मधुबनी जो चित्रकला शैली है इसका पहला साक्ष्य मिलता है मैथिली कवि विद्यापति की रचना थी कीर्ति पताका। क्या है, कीर्ति पताका।
कीर्ति पताका ये जो है महाकवि विद्यापति की रचना है और कीर्ति पताका में सबसे पहले मधुबनी चित्रकला का पहला साक्ष्य मिलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके संबंध में कुछ तथ्य दिए हैं। यह एक लोक कला है, बिल्कुल सही है। इसमें महिलाओं की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यह चित्र 3 प्रकार के होते हैं। इसमें भित्ति चित्र, अरिपन चित्र और पट्ट चित्र, ठीक है ना। तो ये जो चित्र होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र, अरिपन और पट्ट चित्र, ठीक है ना। अरिपन का मतलब क्या होता है, मिट्टी पर अल्पना बनाना जिसे कहते हैं, ठीक है ना, जमीन पर अल्पना बनाना अरिपन कहलाता है। तो याद रखिए। अब देखिए जो मधुबनी चित्रकला है इसके संबंध में ये सारे तथ्य सही हैं। देखिए सबसे पहले ये लोक कला है, बिल्कुल सही है। इसमें महिलाओं की ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यह बिल्कुल सही बात है। इसीलिए इसे महिलाओं की चित्रकला भी कभी कभी कह दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें 3 प्रकार के चित्र होते हैं, यह भी सही है। इसमें भित्ति चित्र होते हैं, अरिपन मतलब अल्पना भी होता है और पट्ट चित्र का भी निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार जो मधुबनी कला शैली है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार पीसीएस की परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मधुबनी चित्रकला जो है ये क्या है, देसी रंगों से बनाई जाती है और इसमें तमाम प्रकार के जो जैसे जो ऐसे हैं तमाम प्रकार के पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं, पेड़ पौधे के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मधुबनी चित्रकला शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। एक चीज और है मधुबनी चित्रकला की शैली के संबंध में, इनके बारे में सबसे बड़ी बात यह जानिए कि जो मधुबनी चित्रकला शैली है इसकी सबसे पहला इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है, मैथिली कवि विद्यापति की रचना कीर्ति पताका में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई मधुबनी चित्रकला से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार के बारे में पूछा है। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार, तो देखिए कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यह सभी जो है मधुबनी चित्रकला से संबंधित कलाकार हैं, ठीक है ना। कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी, ये सभी, ठीक है ना, ये मधुबनी चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य, तो देखिए राजगीर से भी मिलते हैं और वैशाली से भी मिलते हैं, उपर्युक्त दोनों स्थानों से। तो सी ऑप्शन सही है। महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं और नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य इन दोनों स्थलों से मिलते हैं, राजगीर और वैशाली दोनों से, ठीक है ना। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं। तो देखिए पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के जो भवनों का निर्माण किया गया है वह हॉलैंड या डच शैली में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा कि पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं, तो डच या हॉलैंड शैली से प्रभावित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च। देखिए पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती हैं किसका। ऑप्शन ए है गोथिक शैली का, ऑप्शन बी है हिंद इस्लामी शैली का, ऑप्शन सी है यूरोपीय पुनर्जागरण शैली का और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यह जो है गोथिक शैली का प्रतिनिधित्व करती है, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। यह ए ऑप्शन सही है। पटना सिटी में स्थित पादरी हवेली और बांकीपुर चर्च ये दोनों जो है गोथिक शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं, यह भी याद रखिए। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं। तो ऑप्शन ए है हिंद इस्लामी शैली, ऑप्शन बी है डच शैली, ऑप्शन सी है यूरोपीय पुनर्जागरण की शैली, ऑप्शन डी है गोथिक शैली। तो देखिए पटना सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की जो इमारतें हैं यह जो है यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से प्रभावित है, ठीक है ना। यह
यूरोपीय पुनर्जागरण शैली से प्रभावित है। अब देखिए, अगर एक एक शैली के बारे में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इन प्रश्नों को ऐसे ही याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे और इनका उत्तर क्विक आप इसी रूप में देंगे कि पटना सचिवालय और उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है, तो यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मगही बोली के पहले कवि। आपको बताना है कि मगही बोली के पहले कवि कौन थे, तो यह थे ईशान। ठीक है, मगही बोली के जो पहले कवि थे वो कौन थे, वह ईशान थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको, एज इट इज याद रखिएगा। मगही बोली बिहार में बोली जाती है और इसके पहले कवि कौन थे, ईशान थे। ठीक, अगला देख लेते हैं, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है। आपको बताना है कि इसमें से बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है, तो ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी है श्रीरंगम, ऑप्शन सी है पिछवाई और ऑप्शन डी है मुगल। तो देखिए, बिहार की पेंटिंग विद्या मैंने आपको अभी बताया था मधुबनी। मधुबनी बिहार की पेंटिंग विद्या है, बिहार की अपनी खोज है, अपनी कला है, अपनी रचना है। और जो मधुबनी कला है इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं द्वारा चित्रकला का निर्माण किया जाता है, महिलाओं की प्रधानता है इसमें, इसीलिए कभी कभी इसे महिलाओं की चित्रकला भी कह देते हैं। और यह इसमें 3 प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, भित्ति चित्र, पट्टचित्र और जो है अल्पना। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के चित्र इसमें बनाए जाते हैं, इसे आरिपन भी कहते हैं, आरिपन या अल्पना कहते हैं। ठीक है, और जो शादी के समय जो कोहबर का निर्माण होता है, आप सब जानते होंगे, जो कोहबर का निर्माण होता है उस समय जो दीवार में चित्र बनाए होते हैं वह चित्र मधुबनी चित्रकला से ही लिए गए हैं। मधुबनी चित्रकला के द्वारा ही उन चित्रों का निर्माण किया जाता है। और मधुबनी चित्रकला की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है पशु पक्षियों, पेड़ पौधों आदि जो है प्राकृतिक चिन्हों का चित्र भी बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है, तो वह है मधुबनी। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इन तथ्यों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए जो बिहार पीसीएस देने जा रहे हैं। बिहार पीसीएस से संबंध में जो कला और संस्कृति से संबंध में जो प्रश्न है वो इससे बाहर कभी नहीं आएंगे। साथ ही दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम जल्द ही बिहार के करंट अफेयर से संबंधित कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आने वाले हैं, जिन्हें पढ़ के आप बिहार के अपने प्री का स्कोर बहुत बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, और प्री पास होने को एकदम कंफर्म कर सकते हैं कि प्री में कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा प्रश्नों की संख्या नहीं रहेगी, लिमिटेड, केवल चुनिंदा प्रश्नों को उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।